थोड़ी खामोश। या करा बदो या का नस्ताइन। पहले तो मीडिया का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कल वो सब आ गए और खुद उन्होंने देखा कि कितने दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं। उसकी वजह से जो प्लान बना हुआ था, सारा ज़बान पाक के चारों तरफ पुलिस नाके लग चुके थे और तैयारी हुई थी धावा बोलने की, वो क्योंकि आपने सबने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं, तो उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। लेकिन जो मैं चीज कहना चाहता हूं वो ये कि गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं कि 40 दहशतगर्द, तो आपको तो पता होगा 40 दहशतगर्द, तो उनके कोई नाम तो बताएं, वो कौन है वो लोग। क्योंकि इसी तरह जो इनका प्लान था, मैं अभी आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह मेरे घर के ऊपर पहली दफा दावा बोला था, सारे घर को तोड़ फोड़ कर दी और ऊपर क्लैशनिकोव्स ले गए और छोड़ के जी क्लैशनिकोव्स मिली और पता नहीं कोई और कोई बोतलें भी दिखाई कि जी वो कोई वो पेट्रोल बम थे। तो किसी अब यहां कोई आदमी नहीं था, तो किसको पता कि वो यहां अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहां बैठा देते और कहते देखिए जी दहशतगर्द तलब हो गए। इसलिए आपके आने की वजह से ये रुक गया। मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नीचे नहीं जाती, वो मजबूत होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है तो वो ऊपर जा रही है। और अगर आप उनकी पूरी मदद भी कर दें, जिस तरह पीडीएम है, जितनी भी मदद कर दें, लेकिन अगर उसका वोट बैंक नीचे जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है। वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की, जिसने बड़ी जान मारी है, आमिर कियानी की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि उनको कोई बुरा भला ना कहे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज, इस मुल्क की तारीख में कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पे प्रेशर नहीं पड़ा। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें हैं, फैमिलीज औरतें हैं वहां, उनको औरतों को साथ उठा के शेरिया अफरीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। ये कभी हुआ पाकिस्तान में? कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी वालदा से जो उन्होंने किया, ये कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? जो औरतों को जो सीन्स आई हैं औरतों के बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, ये कोई इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। और इस सब चीज के अंदर क्या चीज रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं। कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं और जिस तरह आप खड़े हैं, तो ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाजे कर दूं, क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाजे करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा और कभी भी किसी महज़ब माशरे में
ایسا نہیں ہوتا کہ 25 لوگ ابھی کنفرمڈ 25 لوگ شہید ہوئے ہیں. سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. 25 کا ہمیں پتا اس لیے کیونکہ ہمیں باقی کا پتا اس لیے نہیں کہ 7,500 ورکرز کو پکڑ لیا, 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوا ہے, تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اور کتنے اور شہید ہوئے ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ تقریباً 700 کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئی اور وہ گولیوں کی انجری زیادہ ہیں. تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملک کے شہری ہیں, جو بھی ہے, ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں, تو پتا تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا. اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی, اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی. پلان کیا ہوا تھا سب کچھ, کیونکہ مجھے تو شروع میں پتا ہی نہیں, میں تو جیل میں تھا 4 دن, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا. تو میں جب باہر نکلا جیل سے, انہوں نے کہا جی تباہی ہو گئی, یہ ہو گیا, گھر جلائے گئے, کور کمانڈر. میں بھی حیران, یہ ہوا کیا ہے, کیونکہ 27 سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلایا گھراؤ کچھ ہوا ہے 27 سال میں. جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو, اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں اس کا, انٹیلیجنس آفیسر کو, تب تو کوئی نہیں جلاتا, کب تو کوئی بلڈنگ نہیں جلتی. تو یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ تو اس کا ہمیں مجھے پوری طرح اندازہ, اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب اور بنائی جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا ملک کے اندر 4 دن جو ہوا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے. اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی, کیونکہ میرے سامنے تو فیکٹس آ گئے ہیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی عمارتوں کے اوپر. پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے, کراؤڈ آگے کھڑا تھا, پیچھے سے پولیس نے ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کر کے ان کو GHQ کی طرف دھکیلا ہے, اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی GHQ کے. یہاں جو ہوا ہے, اب ہم لاہور جانتے ہیں, میں تو پیدا یہاں ہوں, یہ پاس ہی تو ہے, 3-4 میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر. کبھی سنا ہے کہ کور کمانڈر لبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو؟ کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ CCTV کیمرہ کدھر ہیں؟ وہاں CCTV کیمرہ لگے ہوں گے, پتا تو چلے وہ کون سی شکلیں تھی جنہوں نے جلایا. اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تھا سب کچھ. ٹی وی پہ اتنی زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, کم از کم وہ شکلیں تو دکھا دیں CCTV کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا وہ کور کمانڈر کا گھر. اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسمین, میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا. کون تھا جس نے اندر ان کو کیا؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے میاں والی کے اندر جہاز چوک پہ سب جب وہاں پرامن احتجاج کر, انہوں نے کہا جی یہ اس کو جلانا ہے جہاز کو. وہ بھی وہاں سے رپورٹس ہیں کہ وہ آگے ان کو آگے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پشاور میں وہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اندر گھسے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو. دیکھیں 27 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی, تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا ہے, تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کی, کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے PDM ہے. یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے, اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروائے گا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے, جو اکسایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ PDM کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا کام رہ گیا, ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے. 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا.
इनको तो अब तक अब इनका काम क्या है, यानी इनकी कौन सी कानूनी हैसियत रह गई है? और 70% पाकिस्तान है, पंजाब और पख्तूनख्वा। अब आज वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन ही 90 दिन में करवाया, आइन को तोड़ा है। गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश की है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ये सारा एक साजिश का हिस्सा है कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाओ और पहले वो लंदन प्लान का हिस्सा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो, इमरान खान को जेल में डालो या साइड पे करो और मरवा दो उसको। ये सारा वो प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा इससे? क्या हमारी जमहूरियत को फायदा है, हमारे इदारों को, हमारे आइन को? ये तो सारा तबाह हो रहे हैं इसी प्रोसेस के अंदर। एक आंसर ये होगा कि जो आइंदा आने वाला सेटअप जिसकी बातग्रस्त इक़्तिदार की राहदारियों में सुनाई दे रही है वो ये है कि 3 साल का एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए, आप कहीं फिक्स हो जाएं और उसके बाद फिर 3 साल बाद जाके कहीं इलेक्शन हो। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? अगर 14 मई भी गुजर गई, आने वाले दिन भी गुजरते जा रहे हैं, इलेक्शन की डेट आपको मिल नहीं रही, पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, एनसीए का स्कैंडल आपके सबके ऊपर खड़ा है, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं पार्टी कहाँ स्टैंड? देखिए, कोई भी रास्ता लोगे ना, आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो भी रास्ता लोगे वो पाकिस्तान की तबाही है। मुझे कोई समझा दे, आज किसी दानिश्वर से पूछ लें, आज उसे बता दें कि पाकिस्तान ये खास तौर पे जो माशी दलदल में फंस गया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। आज ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका से ज्यादा महंगाई हो गई है जब श्रीलंका में पब्लिक सड़कों पे आई थी। तो सवाल यह है कि इससे निकलना कैसे? कोई सारे दानिश्वर आपको एक बात कहेंगे कि पहले साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ ताकि सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर आपकी माशरत ठीक होगी, ये सब कहते हैं। ये बताइएगा कि आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो पाकिस्तान में किसी लीडर को नहीं मिली, तो आप ये कोर कमांडर में जो हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फौज को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो आप उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी आपसे कुछ रोज पहले मिली है, कुछ वो कोशिश कर रही है कि आपके जो मामला हैं या मुज़ाकरात हैं एस्टैब्लिशमेंट से हो जाए और ये सारे मामला जो है सेटल डाउन हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो कौन नई मजम्मत कर रहा है जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, यानी तो ये जान के जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है। पहले हमारे से पूछें कि कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घिराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का है, कानून और आइन के बीच में रह के। ये मेरा 27 साल का है भाई। जब मुझे गोलियां लगी हैं तब तोड़फोड़ नहीं हुई, तब जलाओ नहीं किया। तो इसलिए एक मिनट, मेरी कोई इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हुई। हमारा सिर्फ एक ही, मैंने शुरू से कहा है कि मैं हर से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात करने की तो एक ही है, इलेक्शंस। और बात किसकी करनी है? जो सिचुएशन तहरीक इंसाफ के साथ बनी हुई है, सूरत हाल बनी हुई है, आप नहीं समझते कि आप ना कौमी असम्बली से निकलते, ना खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करते, ना पंजाब की असम्बली तहलील करते, तो आप मुनज़्ज़म तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जमहूरी तरीके से अपनी जदोजहद करते, शायद आप अपने मकसद में कामयाब होते, क्योंकि इलेक्शन डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई। एक मिनट, अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पे जब कहता है कि जैसी आपकी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शन होगा, इसके ऊपर सारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक है, सारे पाकिस्तान के वकील मुत्तफिक है, तो हमने अपनी असेंबलीज और नून लीग के लीडर्स ने स्टेटमेंट्स दिए कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। सब सुन बात तो पूरी कर। अब मुझे ये बताएं कि अगर लोग आइन पे नहीं चलने के लिए तैयार तो उसमें मैं क्या करूंगा? ने बात की है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
राना सनाउल्लाह ने बात की है कि हम इसको 4 शेड्यूल में लेके जाने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए क्या जो अपना अगला लाहे अमल बनाया है कि अगर 4 शेड्यूल में अगर आपकी पार्टी जाती है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या आपका लाहे अमल है? देखो, जब अगली टीम ये फैसला कर लेते हैं कि मैच नहीं खेलना, तो फिर वो टैक्टिकल नॉकआउट पे जाती है कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि मैच तो वो अब खेल नहीं सकते। जी आपको छोड़ के जा रहे हैं, अगर दोबारा से पार्टी में आते हैं तो आप उनको वेलकम करेंगे दोबारा से? देखिए, वो मैं ये भी कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं, टाइम कुछ ऐसा है, छोड़ के जा रहे हैं आपके लोग। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनको वापस लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी सारी हमदर्दियां उनके साथ है। एक मिनट, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है ये मुझे पता है। इसके बाद आपने कहा है कि मैं अकेला भी रह जाऊं, मैं अपने मौके से पीछे नहीं हटूंगा। आप भी अपने मौके से पीछे नहीं हटना चाह रहे, जो आपके साथ जो आपके खिलाफ हैं वो भी पीछे नहीं हटना चाह रहे, तो हम मुल्क की तबाही देखें मुस्तकबिल में। देखिए, अब मेरे खिलाफ है कौन, इनको तो छोड़ देना पीडीएम को, ये तो इनकी तो हैसियत ही नहीं है। आज देखें, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरह से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों, या आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किल घड़ी में जब इसके ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन गुजरा है, आपने सदर बनाया चौधरी परवेज लाई साहब को, उनके ऊपर तो कोई क्रैकडाउन नहीं है, वो इस वक्त कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे और पार्टी का बयानिया क्यों नहीं दे रहे? सदर पाकिस्तान का रोल पहले परवेज लाई के घर में जो हुआ है, उसका पत्थर बंद गाड़ी ने उसका घर तोड़ा है, जो औरतों से हुआ है, जिस तरह का वो, यानी क्योंकि मुझे तो पता है मेरे घर में वो हुआ है, मेरी बीवी अकेली, यहाँ बतरबंद गाड़ी ने दरवाजा तोड़ा और यहाँ 40 पुलिस वाले चारों ऊपर नीचे। यानी देखें, जो ये किया जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे अचीव क्या करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रही है कि 1 साल से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पार्टी और मजबूत होती जा रही है, वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। अब वो इधर आ गए कि खौफ फैलाना चाहते हैं कि किसी तरह खौफ इतना फैल जाए औरतों से, जो लेकिन लोगों को, मुझे जो सबसे ज्यादा मसला है ना, देखिए मैंने लोगों से बात की अपने, मैं तो जब से निकला हूं, मैं अपनी जो जेल में अभी तक नहीं है, वो बेचारे अंडरग्राउंड ही हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि देखिए, लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों के ऊपर कोई नहीं बेचारा टॉलरेट कर सकता। मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ जेल में जाके जो भी होता है, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरी बीवी अकेली घर में 2 दफा इन्होंने धावा बोला, एक दफा वो अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आगे, बाहर पुलिस वारंट निकाल दी। किस चीज के ऊपर? कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है। वो ट्रस्टी होने के ऊपर एक और ट्रस्टी भी किसका? अल-कादर का उसका है क्या कि सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करनी है, यानी वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी से खड़ा करना है, उसकी ट्रस्टी होने के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाल दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, औरतों के ऊपर कभी ऐसे नहीं हुआ।